और इस वक्त बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा इस वक्त चल रहा है। पिछले 4 घंटे से उड़ नहीं पाई है एयर एशिया की फ्लाइट और उसी को लेकर पैसेंजर्स हंगामा कर रहे हैं। सुबह 10 बजे लखनऊ से बंगलुरु जाने वाली फ्लाइट लेट हो गई है। टेक्निकल कारणों से विमान उड़ान नहीं भर सका है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का हंगामा चल रहा है। 4 घंटे हो गए उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है और इसी कारण एयरपोर्ट पर अब यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एयर एशिया की फ्लाइट जिसको सुबह 10 बजे टेक ऑफ करना था लखनऊ से बंगलुरु के लिए, वो अभी तक नहीं टेक ऑफ कर पाई है और तकनीकी कारण बार बार पैसेंजर्स को बताया जा रहा है, जिसके कारण विमान नहीं उड़ सका है। लेकिन अब सब्र जवाब दे गया तमाम यात्रियों का और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सभी यात्री हैं जिनको एयर एशिया की इस फ्लाइट से बंगलुरु जाना था, लेकिन अभी तक वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही हैं। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। शबाब, अभी तक प्रशासन की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन या कोई संतोषजनक जवाब मिला है यात्रियों को, या अभी तक हंगामा जारी है? देखिए, अभी भी यात्रियों का हंगामा एयरपोर्ट पे जारी है और यात्रियों का कहना है कि अगर एयर एशिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी है तो उन्हें दूसरी फ्लाइट से जो है वो बेंगलुरु के लिए भेजा जाना चाहिए। कई इसमें ऐसे यात्री हैं जिनको अर्जेंसी में बेंगलुरु जाना था, कुछ के अपने शेड्यूल थे, कुछ को वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी। उन सब के लिए इस समय मुसीबत का समय है। हालांकि एयर एशिया की तरफ से या लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी इस बाबत कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन वहां से किसी यात्री ने ही हमें ये वीडियो बनाकर भेजा है और उनका कहना है कि सुबह 10 बजे से हम लोग लगातार अथॉरिटी से ये बात कह रहे हैं कि हमको अर्जेंसी में जाना है। सुबह 10 बजे से दोपहर का 2 बज गया है और हमारे लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4-4 घंटे जो यात्री बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की भी समस्या होने लगती है और ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। फ्लाइट संख्या I51426 है और अभी तक ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई है। अभी भी एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं, उनका हंगामा लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और अभी भी एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा चल रहा है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया, बातचीत चल रही है। आप नजर बनाए रखिए शबाब, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इटावा में नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर सैफई में नेताजी की समाधि को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया। आज नेताजी की जयंती को समाजवादी पार्टी धरती पुत्र दिवस के नाम से मना रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत एसपी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस मौके पर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने समाधि स्थल के पास ही हवन भी करवाया है। इसमें सभी डॉक्टर्स ने आहुति दी। शिवपाल सिंह यादव ने भी हवन में आहुति दी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने की वजह से मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती सादगी से मनाने के लिए अखिलेश यादव ने सभी से अपील की है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई में हुआ था। 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था। मुलायम सिंह की आज जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें याद कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हर जिले में धरती पुत्र दिवस के नाम से नेताजी की जयंती मना रही है और ये तस्वीर आप पैतृक गांव नेताजी के सैफई यानी कि इटावा से देख रहे हैं। सभी लोग उनको श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेताजी की देन थी। तो शहीद जवान का पार्थिव शरीर
इस तरह के कई बड़े कार्य नेताजी ने किए। पहले वो घर नहीं जाता था, लेकिन ये व्यवस्था भी नेताजी ने दी। और निधन के बाद अब पहली बार किस तरह जयंती मनाई जा रही है नेताजी की, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी दिनेश शाक्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिनेश, नेताजी के निधन के बाद पहली बार जयंती मनाई जा रही है और सैफई में ही नहीं, आयोजन लगभग हर जिले में समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि मैनपुरी में उपचुनाव है और वहां भी नेताजी को ही श्रद्धांजलि के तौर पर वोट देने की अपील समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ऐसे में धरती पुत्र दिवस के रूप में ये जो जयंती नेताजी की मनाई जा रही है, क्या इससे भी कोई संदेश वोटर्स तक पहुंचाया जा रहा है दिनेश? समाजवादी पार्टी वैसे तो पूरे प्रदेश में नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती को धरती पुत्र दिवस के रूप में मना रही है। हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर कहीं हो रहा है तो उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि सैफई गांव में हो रहा है। सैफई जो मेला ग्राउंड है, सैफई महोत्सव पंडाल है, उस पंडाल में हो रहा है धरती पुत्र दिवस के रूप में, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और परिवार के तमाम छोटे बड़े सदस्यों के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, ऐसे नेता जो कभी न कहीं नेताजी के करीब रहे हैं, नेताजी के साथ में उन्होंने राजनीति की पायदान पे चले हैं। हालांकि यहाँ सैफई महोत्सव में नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो धरती पुत्र दिवस के तौर पर आयोजन हुआ है, इसमें राजनीतिक चर्चाएं नहीं की गई हैं। नेताजी को याद किया गया, नेताजी से अपने रिश्तों को लेकर के स्मरण किया गया है और नेताजी के द्वारा जो कुछ भी कार्य उनके चाहे मुख्यमंत्रित्व काल में रहे हो या फिर रक्षा मंत्रित्व काल में किए गए हो, उन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। हर किसी ने अपने अपने ढंग से नेताजी को याद किया, लेकिन नेताजी की समाधि स्थल पर जितने भी लोग पहुँचे हैं वो लोग कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं, मैनपुरी संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरी है डिंपल यादव, उनके लिए जीत की अपील की है और दावा और वादा ऐसा किया है कि नेताजी की जो परंपरागत सीट है उस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहेगा, समाजवादी पार्टी का ही परचम रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि अब नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, तो नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए मैनपुरी के लोग वोट करेंगे और उनकी जो बहू है डिंपल यादव, वो नेताजी की तरह ही सदन में पहुँचेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ जो समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचे हैं, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो दूसरे या तीसरे नंबर के नेता हो, हर नेता ऐसा ही मान करके चल रहा है कि जो लोग इलेक्शन में प्रचार में जुटे हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर नेताजी को स्मरण करने के लिए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके समाधि, उनके चित्र पर यहाँ पहुँचे हुए थे। जी बिल्कुल दिनेश, तो ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी है, हवन भी उससे पहले किया गया है और नेताजी की जयंती को मनाया जा रहा है सपा द्वारा। तमाम वरिष्ठ नेता, परिवार के लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी और नेताजी के समर्थक सभी लोग आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए दिनेश। उधर समाजवादी पार्टी के एकमात्र बचे गढ़ को बचाने के लिए पूरा यादव परिवार एक साथ आ गया है। अखिलेश और शिवपाल की दूरी नजदीकियों में बदल गई है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को लगता है कि चाचा के चरणों में ही चमत्कार है? मैनपुरी के संग्राम में वार है, पलटवार है, सियासी धार है, हुंकार है। एक तरफ यादव परिवार है तो दूसरी तरफ योगी सरकार है। वो नेताजी को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मुद्दों के नाम पर प्रचार है। एक तरफ साख का सवाल है तो दूसरी तरफ दांव पर प्रतिष्ठा। और इसी निष्ठा के साथ मैनपुरी की जंग और रोमांचक हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की गोलबंदी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ अखिलेश को चाचा का साथ मिल गया है। चाहे गांव यहाँ का विकास नेताजी ने किया है।
सड़क से लेकर बिजली से लेकर के मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हाल में हम पूछना चाहता हूं, चाहे मैनपुरी हो, लोकसभा हो, चाहे चाबा हो और चाहे जसवंतनगर क्षेत्र हो, बताओ इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? जसवंतनगर में शिवपाल यादव नेताजी के काम को गिनाते रहे, मुलायम के सम्मान की खातिर डिम्पल के लिए वोट मांगते नजर आए और निशाने पर बीजेपी रही। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला और जसवंतनगर की जनता से डिम्पल यादव के लिए रिकॉर्ड वोट देने की अपील की। हालांकि मुझे डिक्शनरी में ये नहीं पता है कि जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसको क्या कहते हैं। शायद डिक्शनरी में इसका शब्द नहीं होगा और कोई मास्टर हो, कोई पढ़ाने वाला हो, शायद शब्द भी नहीं ढूंढ सकता। जो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे उसका शब्द नहीं नजर आता मुझे, लेकिन राजनीति में एक शब्द है, जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दे उसको जसवंतनगर विधानसभा कहते हैं। और ये जसवंतनगर विधानसभा ऐसी है जिसकी पहचान न केवल अपने आसपास के जिलों में है, बल्कि पूरा देश जानता है कि जसवंतनगर विधानसभा कौन सी है। अखिलेश यादव उस विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुंकार भर रहे हैं जहां शिवपाल यादव का दबदबा है, और ये तब संभव हो पाया जब अखिलेश ने चाचा शिवपाल से दूरियां खत्म कर ली और उनके चरणों में आ गए। लेकिन ये सियासत है और चुनाव के वक्त इसके रंग बदलते रहते हैं, और इसी संभावना को देखते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव या कोई अपने पिता और चाचा के चरण स्पर्श कर सम्मान दे तो ये सही है, लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे खुशी है कि सपाई और सैफई परिवार भाजपा के बढ़ते जनाधार से डर गए हैं। चाचा भतीजे के बीच मिटी दूरियों को बीजेपी राजनीतिक नाम दे रही है, तो दूसरी तरफ परिवारवाद का भी मुद्दा उठ रहा है। ब्रिजेश पाठक ने साफ कर दिया है कि जनता ने तय कर लिया है कि वो परिवार से हटकर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ है। कि पार्टी का मामला है, हम लोग अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता को लेकर चुनाव मैदान में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के कारण लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। लोगों का मानना है बीजेपी ही उन्हें सिक्योरिटी दे सकती है, प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है, और हर गरीब की, आम आदमी की सरकार बीजेपी की सरकार है। ये चुनिंदा एक परिवार की गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए लोग बीजेपी को ही जिताएंगे, कमल खिलेगा। मैनपुरी लोकसभा की 5 विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए अखिलेश ने चाचा शिवपाल को चाणक्य की भूमिका में रखा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याण नीति और सीएम योगी की रणनीति के बलबूते सियासी मैदान में दमखम आजमा रही है। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैनपुरी में चुनाव है, इसीलिए गढ़ में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी दिल्ली में है, जहां यूपी में अगले साल होने वाले इन्वेस्टर समिट का मुख्यमंत्री योगी ने लोगो जारी किया। दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर सेरेमनी का भी आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी ने की। उसका उद्घाटन किया गया। यूपी GIS पर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, वो तैयारियों का वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी से अग्रसर है। हमारी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया है। अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से हमने अपने इन्वेस्टर पार्टनर्स को औद्योगिक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया है। आज प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश में निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में दुनिया का निवेश अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही है।
प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट तथा हैंड होल्डिंग के लिए हमारी सरकार ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली निवेश सारथी विकसित की है। साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का भी विकास किया है। प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को ऑनलाइन रूप से समयबद्ध स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, वायु, जल और रेल नेटवर्क के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास कर रही है। तो सीएम योगी ने 2 पोर्टल्स का भी उद्घाटन किया है। निवेश का महाकुंभ जो अगले साल लगने वाला है, उसका कर्टन रेजर आज किया गया। इसके लिए बाकायदा लोगो लॉन्च किया गया और इसके विजन को आगे रखा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। यह पूरा कार्यक्रम दिल्ली में किया गया और इससे उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आएगा। इतना ही नहीं, यहां पर स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा माहौल तैयार होगा। दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी ने की और इस दौरान 2 पोर्टल्स का भी उद्घाटन किया गया। यूपी जीआईएस पर यहां शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। तो सीएम योगी इस वक्त दिल्ली में है, जहां यूपी में अगले साल होने वाले इन्वेस्टर समिट का मुख्यमंत्री योगी ने लोगो लॉन्च किया। दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की कर्टन रेजर सेरेमनी भी की गई और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी ने की। इस दौरान 2 पोर्टल्स का उद्घाटन किया गया। यूपी जीआईएस पर यहां एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। तो निवेश का महाकुंभ जो अगले साल यानी 2023 में लगने वाला है, उसका कर्टन रेजर किया गया। उसकी एक झलक और उसका विजन सामने रखा गया। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है, प्रतिष्ठित इकाइयों का उत्तर प्रदेश में स्वागत है, ये बातें सीएम योगी ने कही। यूपी में निवेश को प्रोत्साहन देना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। निवेश के मामले में यूपी सबसे आकर्षक है। ये बातें उत्तर प्रदेश को लेकर अपने विजन के तौर पर सामने रखी सीएम ने। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुपम, आज जो कर्टन रेजर किया गया, क्या हाइलाइट्स इस कार्यक्रम के रहे और किस तरह का विजन इस इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने सामने रखा? देखिए आस्था, इस वक्त अब हम दूसरे कार्यक्रम में यहाँ पर आप पहुंचे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से कर्टेन रेजर सेरेमनी आयोजित की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा उसमें जो इन्वेस्टर समिट है, जो उसका लोगो यहाँ पर जारी किया, जिस तरीके से निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में। और देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंच गया। यहीं पास पे 2 किलोमीटर पे ही हेलीपैड है, वहां पर ये हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद जो ये हैकेथॉन का यूनेस्को द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उस कार्यक्रम में अभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जो बात आप कह रही थी दिल्ली के कार्यक्रम की, तो बता दें कि वहां पर जो लोगो लॉन्च किया गया, साथ ही साथ सरकार ने ये बात साफ कर दी, मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी कि हमारे यहाँ सबके दरवाजे खुले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश जिस तरीके से आएगा, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, या जिस तरीके से लगातार सरकार निवेश को लेकर के जो तमाम सहूलियतें हैं वो दे रही है, और इसके लिए लगातार 1 विंडो सिस्टम हो या फिर जो सरकार ने और बाकी ओडीओपी या तमाम जो चीजें की हैं पिछले काफी, उनका भी जिक्र यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने किया। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही जिनको बताएं कि जिस तरीके से अगले साल सरकार बहुत बड़ा महा आयोजन कर रही है निवेश के लिए, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ बाहरी देशों में भी जाएंगे ताकि वहां से निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाया जा सके। जी हाँ, तो कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का टारगेट रखा गया है। अगले साल ये इन्वेस्टर समिट यानी 2023 में होने जा रहा है और उसी का कर्टन रेजर जो है किया गया आज दिल्ली में। आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए और जानकारी के लिए शुक्रिया अनुपम आपका। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
के शाहिद को लगी 3 गोलियां, हालत गंभीर। परिवार की किसी महिला को पिकनिक स्पॉट के पास छोड़ने गए थे शाहिद। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। आगरा में पार्किंग चलाने वाले एक व्यक्ति की हत्या से फैली सनसनी। गैराज के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। शाहगंज थाना इलाके का मामला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बागपत में युवक की गला रेतकर हत्या। ईंट भट्टे के पास पड़ा मिला युवक का शव। बाइक भी बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के छपरौली रूट की घटना बताई जा रही है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 9 नवंबर को चोरों ने न्यू आजाद नगर चोरी में रिवॉल्वर, वर्दी और दस्तावेज किए थे चोरी। बिंदु थाना क्षेत्र के न्यूरी गांव के पास मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर थाना पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश फरार। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश निखिल यादव को लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही फरार। कसीमाबाद थाना क्षेत्र के सिदौत इलाके में मुठभेड़ हुई। बरेली में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी राहुल उर्फ अप्पा को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस। बरादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर इलाके की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने थाने में जमा अवैध शराब के जखीरों पर चलवाया बुलडोजर। 669 केसों में बरामद की गई 7660 लीटर शराब को नष्ट किया गया। सिंधौली थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मदीपुर रोड पर 18 बीघे में कॉलोनी बनाने के लिए चल रही थी अवैध प्लॉटिंग। सड़कों का भी हो रहा था निर्माण। बुलडोजर से सड़कों को किया गया तहस नहस। गोरखपुर में जाम की समस्या को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने चलाया अभियान। शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण करने वालों का किया चालान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एसएसपी को लिखा लेटर। एएमयू प्रॉक्टर ऑफिस कैंपस में खड़े लावारिस दोपहिया वाहनों पर उठाए सवाल। शहर में होने वाले अपराधों में इन वाहनों के शामिल होने की जताई आशंका। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फिर बढ़ेगी मुश्किलें। 2006 के हेट स्पीच मामले में चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में मेरठ पुलिस। डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की गई थी। 75 बिल्डर परियोजनाओं को नोएडा अथॉरिटी ने रिकवरी नोटिस देना शुरू कर दिया है। 2 से 3 दिन में सभी बिल्डरों को पहुंचेगा नोटिस। बिल्डरों से 9000 करोड़ बकाया, 15 दिन में बकाया जमा। और अब खबर मेरठ से, जहां पर एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में छात्रों को उर्दू पढ़ाने और दुआ करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की शिकायत सांसद और डीएम से की है, जिसके बाद अब डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये मामला मथुरा ब्लॉक के आदर्श प्राथमिक विद्यालय बहरोड़ का है, जहां पर छात्रों को प्रार्थना सभा के दौरान उर्दू की दुआ पढ़ाई जा रही थी और इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद मामला डीएम तक पहुंचा। डीएम ने इस मामले की जांच बीएसए को दी है। अब जांच कर ये पता लगाया जाएगा कि क्या किसी ने सिलेबस के विपरीत जाकर अन्य किताबें पढ़ाने की कोशिश की है या फिर किसी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। देखिए, अभी मेरे संज्ञान में आया जिसमें कुछ वीडियो वायरल का है, जिसमें ये बताया गया है कि उर्दू की प्रार्थना या उर्दू की बुक्स पढ़ाई जा रही है। तो मैंने वो बीएसए को भेजा है और उसमें जांच करवाएंगे और नियमितता जो भी चीज़ अनुमन्य नहीं है, अगर कोई उस चीज़ को करता है तो फिर उसमें उसी हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।